खुशवंत सिंह की आत्मकथा ट्रूथ लव एंड लिटिल मलाइस सिर्फ उनकी जिंदगी का हाल नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी तारीख, अदब और अपने तजुर्बात की एक बेबाक दस्तावेज है। इस किताब का भोपाल से मुतालिक खास जिक्र है, क्योंकि यही वह मुकाम है जहां खुशवंत सिंह की जिंदगी ने एक फैसलाकुन मोड़ लिया। भोपाल की पुरसुकून, तन्हा और अदबी फिजा में गुजारी गई जिंदगी ने खुशवंत सिंह को खुद एहतिसाबी का मौका दिया, और इसी खुद एहतिसाबी की कोख से उनका शहरा-ए-आफाक नावल ट्रेन टू पाकिस्तान वजूद में आया। अपनी बायोग्राफी में खुशवंत सिंह बयान करते हैं कि भोपाल में कयाम के दौरान वे बार बार तकसीम-ए-हिंद के हादसे की यादों से दोचार होते रहे। 1947 के दंगे, इंसानी दरिंदगी, बिखरते रिश्ते और टूटती हुई इंसानियत की जो तस्वीरें उनके भीतर दबी हुई थीं, वे यहाँ आकर लफ्जों की शक्ल इख्तियार करने लगीं। दिल्ली की भागदौड़ से दूर भोपाल का फासला उन्हें वह ज़हनी वजाहत फराहम करता है जिसके बिना ट्रेन टू पाकिस्तान जैसा ताकतवर नावल मुमकिन न था। यूं इस बायोग्राफी का भोपाल चैप्टर हमें यह समझने में मदद देता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान महज एक तारीखी नावल नहीं, बल्कि राइटर के अपने दर्द, तर्जुबों और ज़हनी कशमकश का अदबी इजहार है। यह चैप्टर उस लम्हे की गवाही है जब एक अदीब अपने माजी का सामना करता है और उसे लाजवाब अदब में ढाल देता है। पेश है भोपाल के हिस्से के चंद पैराग्राफ। मैंने दिल्ली छोड़ने का फैसला किया। भोपाल में मेरे पिता की एक आइसक्रीम फैक्ट्री थी और उसके मैनेजर के लिए झील के किनारे एक मकान किराए पर लिया गया था, जो खाली पड़ा हुआ था। मैंने अपने लिए खाना पकाने को एक नौकर रखा और रेल के जरिए भोपाल रवाना हो गया। रास्ते में मुझे एक और तौहीन आमेज तजुर्बा हुआ। मेरे डिब्बे में 3 सिंधी सज्जन थे। वे मेरी ओर तवज्जो दिए बगैर आपस में ही कारोबारी बातचीत में मशगूल थे। रास्ते के एक स्टेशन पर हमने चाय का ऑर्डर दिया। उन तीनों में से एक ने बिस्कुट का एक बड़ा टिन खोलकर मेरी ओर बढ़ाया। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए सिर हिलाकर इनकार कर दिया। तब उनमें से एक ने मुझे झिड़कते हुए कहा, सेठ खुद तुम्हें अपने बनाए हुए बिस्कुट दे रहा है और तुम इनकार कर रहे हो। कैसे आदमी हो तुम? तब मुझे समझ में आया कि यह शख्स हिंदुस्तान का बिस्कुट शहंशाह सेठ मंगाराम है। हम बातें करने लगे। उसने मुझे बताया कि वह किस तरह करीबी से उठा। पहले वह सुक्कर सिंध में सड़कों पर फेरी लगाकर सामान बेचा करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने बिस्कुट का कारोबार कायम किया। वह बोला, खुदा की मुझ पर बड़ी मेहरबानी रही है। आज वह करोड़पति था। मैंने उसके खानदान के बारे में पूछा। उसने अपने बेटों का जिक्र किया। उसे इस बात पर बड़ी तसल्ली थी कि वे मैट्रिक पास कर चुके थे और अब उसके कारोबार में हाथ बंटा रहे थे। आपने उन्हें आला तालीम के लिए बाहर क्यों नहीं भेजा? मैंने पूछा। किस लिए? उसने पलटकर कहा, बिस्कुट बनाना आता है उन्हें। और बाहर जाकर क्या सीखना है? मैं उसके पीछे पड़ गया कि उसे अपनी औलाद के लिए नए अफक खोलने चाहिए। आखिरकार वह झुंझलाकर मुझ पर झपटा। तुम्हारी तालीम बाहर हुई है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। विलायत में कितने दिन रहे तुम? तकरीबन 5 साल, मैंने जवाब दिया। तनख्वाह कितनी मिलती है तुम्हें? उसने पूछा। मैंने अपनी आखिरी तनख्वाह बता दी। सेठ मंगाराम ने जल्दी जल्दी कुछ हिसाब लगाया और भड़क कर बोला, तुम्हारे बाप का तो सूद भी नहीं निकलता। काशाना डॉट वह मकान 2 मंजिला था। उसमें मामूली सा फर्नीचर और सामान था। मैं ऊपर की मंजिल के एक कमरे में ठहर गया। बालकनी से तालाब का खूबसूरत मंजर दिखाई देता था और किनारे के उथले पानी में चहलकदमी करते सारस भी नजर आते थे। अपने नावल पर काम करते हुए मैं बीच बीच में दूरबीन से उनके गुसल के रक्स भी देखा करता था।
इसके अलावा तफरीह का इकलौता जरिया यह था कि कुछ दिनों बाद नवाब के महल से नौकरानियां नहाने आती थीं। आम तौर पर वे 5 या 6 होती थीं और सिर से पांव तक बुर्कों में ढकी होती थीं। आसपास कोई मकान न था और जहां वे कपड़े उतारती थीं वहां से महल का रास्ता भी काफी दूर था। वैसे तो आशियाने से भी इंसानी नजर वहां तक नहीं पहुंच सकती थी, मगर मेरी ताकतवर दूरबीन उन्हें मेरे बिल्कुल करीब ला खड़ा करती थी। क्या नजारा था! कपड़ों से आजाद होकर वे पानी में छपाक छपाक कूदती, एक दूसरी पर पानी उछालती, साबुन मलती, पानी में गोताखोरी करती और फिर धूप में अपने बदन सुखाती। शाम को मैं जंगल में लंबी सैर के लिए निकल जाता था। रेलवे स्टेशन जाकर यह जानने की कोशिश करता कि रेलगाड़ियों को किस तरह अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर भेजा जाता है और रेलवे कर्मचारियों की ड्यूटियां क्या होती हैं। रेलवे स्टेशन मेरे नावल का मरकज था। जिन दिनों मैं भोपाल में था, उन्हीं दिनों लंदन के अखबार ऑब्जर्वर के राल्फ निक्स और उसकी बीवी हेलन एक हफ्ते के लिए मेरे पास आए। नवाब ने उसे एक इंटरव्यू देने पर आमादगी जाहिर की थी। इंटरव्यू का मवाद अखबार को भेजकर मैं उन्हें सांची के बुद्ध स्तूप दिखाने ले गया। एक रात हम शेर देखने की उम्मीद में शिकारियों के एक ग्रुप के साथ भी गए। हम एक तालाब के पास शिकारियों के लिए बनी एक पुरानी मीनार में बैठे रहे। सुबह होने तक पीते पिलाते रहे। शेर तो नजर नहीं आया, उल्टा शिकारी हमसे नाराज हो गए क्योंकि हमारी लगातार बातों की वजह से जानवर तालाब के करीब भी नहीं आए। उन्होंने अपनी झुंझलाहट 2 सांभर हिरनों पर निकाली जो उनकी गाड़ी की तेज हेडलाइट्स से चौंका दिए गए थे। महीना गुजरते गुजरते मैंने अपने नावल का मसौदा मुकम्मल कर लिया था। उसका नाम मैंने उस गांव के नाम पर मनु माजरा रखा जो उसकी जगह वाक़िया था। दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन के वॉल्टर बेल की अमेरिकी बीवी टैटी बेल ने उसे टाइप करने की पेशकश की। काम मुकम्मल होने पर उसने बेलाग होकर कहा, यह बेकार है, कोई इसे पब्लिश नहीं करेगा। मैं बहुत मायूस हो गया और उसे फाड़ देना चाहता था। खुशी है कि मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे हिंदुस्तान अदब के बेहतरीन नमूनों में बतौर इंदिराज ग्रोव प्रेस को भेज दिया। मैंने यह अपने दोस्त I.M. वर्मा के नाम से भेजा था, क्योंकि जजों में कृष्ण मेनन भी शामिल थे। उसे $1000 का पहला इनाम मिला और साथ ही पब्लिश का समझौता भी। यह नावल इंग्लैंड में ट्रेन टू पाकिस्तान के नाम से पब्लिश हुआ। यह खबर मैंने सबसे पहले टैटी बेल को दी। उसने मुझे इनाम के बदले एक बोसा दिया और एक कॉकटेल पार्टी। वह बड़ी दिलकश और फयाज मेजबान थी। यह था भोपाल और ट्रेन टू पाकिस्तान के रिश्ते की कहानी। ऐसे और भी दिलचस्प बातों के लिए आप हमारे पेज को लाइक करें, कमेंट करें।